हाँ जी बेटा, देखना जरा। बेटा आज हम जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं रिटायरमेंट के अंदर, जो रिकॉल कर रहे थे, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है जैसा आपने एडमिशन के अंदर पढ़ा था। बिल्कुल वही सेम ट्रीटमेंट है, कुछ भी अलग थलग नहीं है। ये जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका ट्रीटमेंट है। मैंने आपको बताया था कि आपको एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में और चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में और चेंज इन पीएसआर के अंदर, क्लियर ही नहीं है? चारों चैप्टरों के अंदर आपको एक बैलेंस शीट मिलेगी। वो बैलेंस शीट होती है पुरानी बैलेंस शीट, और पुरानी बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें कुछ आइटम मिल सकते हैं। देखो जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इन दी बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन होम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन बिजार, सम टाइप ऑफ आइटम आर गिवन फॉर विच वी हैव टू मेक ट्रीटमेंट। कुछ आइटम ऐसे गिवन होते हैं बिकॉज एग्जिस्टिंग पार्टर डोंट वांट टू गिव एनी एडवांटेज टू एनी अदर पार्टर, मतलब कोई भी पार्टर किसी पार्टर को एडवांटेज देना नहीं चाहता। जैसे कि लाइबिलिटी साइड के अंदर तुम्हें क्या मिल सकता है? जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कुछ भी मिल सकता है। या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये सब रिजर्व के एग्जांपल हैं। या कंटिजेंसी रिजर्व, और बल्कि एक और होता है आपको अगर याद हो तो, एक मैंने और लिखवा दो, कैपिटल रिजर्व। ये क्या है? ये कुल मिला के रिजर्व है। रिजर्व किसका पार्ट होता है मेरे बेटे जी? प्रॉफिट का पार्ट होते हैं। तो कुल मिला के प्रॉफिट ही है। या फिर तुम्हें क्या मिल सकता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, मतलब पिछले सालों को इकट्ठा करा हुआ प्रॉफिट या इकट्ठा करा हुआ लॉस। तो बेटा अगर ये पीनल अकाउंट मिला हुआ है कहां पर? लायबिलिटी साइड में, तो समझ जाना क्या है? ये प्रॉफिट है। इसे आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हो। मतलब अगर ये लायबिलिटी में मिले तो ये प्रॉफिट है, और यही चीज अगर ये पीनल कहां मिले? लॉस, एसेट में मिले। कहां मिले? एसेट में मिले, तो ये लॉस है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब कुल मिला के ऐसे खर्चे जो कई सालों में राइट ऑफ किए जाते हैं, किसी एक साल में कवर अप नहीं होते, कई सालों में कवर अप किए जाते हैं उन खर्चों को, उन्हें बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे। इसमें मोस्ट कॉमनली जो तुम्हें एग्जांपल दिया जाता है तुम्हारे 12th क्लास में, वो होता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वॉट एवर, कुछ भी एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी अलग अलग बात नहीं है इसके अंदर, सारी बात एक ही है। बात क्लियर हो गई? आई बसे भी नहीं आई? तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं ना, तो ये जो आपको दे रखा है मेरे बेटा जी, ये जो पोर्शन आपको दे रखा है, ये कुल मिला के क्या है मेरे बेटा जी? ये आपका प्रॉफिट है। क्या है मेरे बेटा जी? ये आपका प्रॉफिट है। ये जो अगर लायबिलिटी साइड देखिए ना, तो ये सारा प्रॉफिट का मामला है। क्योंकि मेरे बेटा देखो क्या है, ये तो पीएनएल, ये तो है ही प्रॉफिट, और ये जितने भी रिजर्व है ना मेरे बेटा, ये तो प्रॉफिट के पार्ट है, प्रॉफिट से ही बने हैं। ये क्या है? ये जितना भी आइटम यहाँ दे रखा है, ये क्या है? ये लॉस है। ये खर्चा लॉस को ही प्रिटेंड करता है, और ये तो है ही लॉस। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ये तो है ही लॉस, क्लियर ही नहीं है? तो कुल मिला के तुम्हें क्या मिल रहा है? पुरानी बैलेंस शीट के अंदर क्या मिल रहा है मेरे बेटे जी? या तो पुराना प्रॉफिट मिल रहा है या पुराना लॉस मिल रहा है। और देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने एक चीज और लिखी है, अब लिस्ट आर नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब है ये पूरी संपूर्ण एक लिस्ट नहीं है। ये जो पूरी हमने पूंजी पूंजी बना दी है, ये तुम्हारे 12th के लिए बना दी कि हाँ मैक्सिमम ये आइटम तुम्हें 12th की क्लास में मिलता है। बात क्लियर हो गई? लेकिन एक चीज याद रखना, हालांकि मैंने नोट्स के अंदर लिख दी होगी, लेकिन मैं फिर भी यहीं पे रिपीट कर दे रहा हूं कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कई बार आपको लायबिलिटी साइड में मिलता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, या जिसे आप प्रोविडेंट फंड कहते हो, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी मिलता है। कई बार बच्चे से पता नहीं क्यों रिजर्व मान लेते हैं, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताता हूं फिर भी मान लेते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड रिजर्व नहीं होता। ये रिजर्व नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये रिजर्व नहीं होता। ये सिंपल एक लायबिलिटी है। ये एम्प्लॉय का पैसा होता है जो एम्प्लॉयर के पास होता है उसके रिटायरमेंट के लिए। जब एम्प्लॉय मांगेगा तो एम्प्लॉयर दे देगा, ये सिंपल एक लायबिलिटी है। इसे रिजर्व मत मानना। मैं हिंदी में लिख देता हूँ बेटा, हिंदी में, रिजर्व नहीं होता। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड ये रिजर्व नहीं होता। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है। तो कुल मिला के तुम्हें क्या करना है? पुरानी बैलेंस शीट के पुराने प्रॉफिट या पुराने लॉस का जुगाड़ करना है। क्या करना है? पुराने प्रॉफिट पुराने लॉस का जुगाड़ करना है। आ जाओ, कैसे करोगे? एक एग्जांपल बना लेते हैं, जैसे हम बोलते केस स्टडी। जिन बच्चों को बुक मिल जाएगी वो बुक में लिख लेना। क्लियर है? हाँ जी, केस स्टडी। अब इस केस स्टडी के तहत अगर मैं बात करूं तो बात क्या कर सकते हैं हम?
इधर देखना बेटा, मैं मान लेता हूं कि बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट दे रखी है एज एट 31 मार्च 2021 की। बात क्लियर हो गई? 31 मार्च 2021 की। इस बैलेंस शीट के अंदर इस बैलेंस शीट के अंदर मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुमको एक तो जनरल रिजर्व गिवन है, सपोज 1 लाख रुपए का, ठीक है ना, और तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है 20,000 रुपए का, सपोज मान लो, और तुम्हें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है, मतलब इधर। भैया वो सारे आइटम गिवन नहीं होंगे बेटा, सारे आइटम गिवन नहीं होंगे, कोई 1 2 3 जितने मिले उनके ट्रीटमेंट कर देना। अगर एक भी आइटम ना मिले तो ट्रीटमेंट मत करना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? देखो जी, तो यहां पर तुम्हें आइटम मान के चलते हैं, ये 30,000 का आइटम गिवन है सब, ठीक है। और देखो और क्या मान रहे हैं, और ये मान लेते हैं सपोज अंजन, विवेक और राज, हम 3 पार्टनर हैं। हमारा रेशियो मान लो 3 और 2 का रेशियो है, 3 2 1 का रेशियो है, 3 2 1 का रेशियो है, ठीक है। एक बार चेक कर ले, 3 2 1 का रेशियो सही बैठेगा नहीं बैठेगा? वैसे तो बैठ जाना चाहिए, बैठ जाएगा। 3 2 1 का रेशियो है। सपोज जिस दिन की बैलेंस शीट है इस दिन राज चला गया, तो राज के जाने के बाद बचेंगे एवी, अंजन और विवेक बचेंगे। तो अंजन और विवेक का रेशियो 3 और 2 मान लिया। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? यानी कि क्या है, पहले बंदे थे 3 ओल्ड रेशियो, बाद में रह गए 2 न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, ठीक है ना। अब ये बात आप सभी जानते हो कि ये बैलेंस शीट है पुरानी, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर पुराना रिजर्व है, पुराना प्रॉफिट है, यानी कि क्या है, ये कुल मिला के पुराने प्रॉफिट का पार्ट दे रखा है। और ये क्या है, ये पुराने लॉस का पार्ट है। मुझे सिर्फ इतना बताना मेघा, ओ मेघा, मुझे सिर्फ इतना बताना, इस प्रॉफिट पर किसका हक है? पुराने बंदे 3 बंदों का हक है, 2 का हक है? प्रॉफिट या लॉस पर? बताओ बेटा। सर तीनों बंदों का। सर तीनों बंदों का हक है। तो बेटा होना क्या चाहिए, तीनों बंदों में बंटना चाहिए नहीं बंटना चाहिए ये? यस। तो बेटा ट्रीटमेंट नंबर 1 क्या आता है? ट्रीटमेंट नंबर 1, ट्रीटमेंट नंबर 1 है वांट टू राइट ऑफ, खत्म करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। ये तीनों आइटम कहते हैं कि मैं बर्बाद होना चाहता हूं। हमने कहा ले हो जा बर्बाद। क्लियर है? वांट टू राइट ऑफ, खत्म करना चाहते हैं। वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, पुराने प्रॉफिट पुराना लॉस पुराने पार्टनर में बांटना चाहते हैं, बांटना है, खत्म करना है। बात क्लियर हो गई? तो एक बात याद रखना, अगर तुम इन आइटम को एक बार राइट ऑफ कर दोगे तो ये बैलेंस शीट में दोबारा रिपीट नहीं होंगे, ये बैलेंस शीट में रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि एक बार बट जाएंगे ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो जब तुम नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे तो ये दोबारा रिपीट नहीं किए जाएंगे। अब एंट्री क्या बनेगी, बनाओ जरा। बेटा जनरल रिजर्व और पीएनएल कहां पर है? लायबिलिटी में। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो बेटा प्रॉफिट भी क्या होता है? क्रेडिट। अब इसे बर्बाद करने के लिए क्या कर दोगे, बोलो प्रियम? ये होते हैं क्रेडिट, बर्बाद करने के लिए क्या कर दोगे? डेबिट। डेबिट। बात क्लियर हो गई? बर्बाद करने के लिए क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। तो कर दो डेबिट। क्या बनेगी एंट्री, बोलो? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्लियर है? पीएनएल अकाउंट डेबिट। टू, बांट दो किसमें? एवीआर में, टू एस कैपिटल, टू वीस कैपिटल और टू आर्ट्स कैपिटल। ये कितना है? ये है आपका 1 लाख, ये आपका 20,000। अब इस 20,000 को बांट, 1,20,000 को बांट दो 3 2 1 के रेशियो में, तो 6 दूनी, ये आपका आ जाएगा 60,000, 40,000 और 20,000। ऐसे ही पुराने लॉस पे किसका आ गया? पुराने बंदों का। अगेन वही वाली बात, बांट दो। क्या कर दो? बांट दो।
ये क्या है, ये एसेट है, एसेट क्या होती है, डेबिट, और लॉस क्या होता है, डेबिट। डेबिट को बर्बाद करने के लिए क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दो, क्रेडिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, और डेबिट किसे कर दोगे, एवीआर को, एवीआर कैपिटल अकाउंट डेबिट, विवेक कैपिटल अकाउंट डेबिट, राज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये बांट दो 30,000 को, अगेन वही 6 25 30 15 10 5। क्लियर है, क्लियर है, बोलिए। हाँ सर। लेकिन अब आपको पता है, अगर ये क्वेश्चन बोल दे कि ये जो आइटम पड़े हो, अब देखो अगर तुम अगर बांट दोगे ना, तो ये पार्टर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, बात खत्म, जैसे आप एडमिशन के अंदर करते थे। फिर ये दोबारा नई वाली बैलेंस में रिपीट नहीं होगी, क्योंकि जो बट गया वो घर गया, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन के अंदर बोल दे कि भैया ये जो आइटम पड़े हुए हैं ना बैलेंस शीट में, रिजर्व, पीएनएल, एडवर्टीजमेंट, इन्हें ऐसे ही पड़े रहने दो, डोंट इफेक्ट द बुक वैल्यू, इनकी वैल्यू को छेड़ो मत, हाथ मत लगाओ, ये नई वाली बैलेंस शीट में भी रिपीट होंगे, इन्हें रिपीट करो, इन्हें बांटो मत, सब एक ही बात है। डोंट वांट टू राइट ऑफ, ये डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना नहीं है, खत्म नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इनकी बुक वैल्यू इफेक्ट नहीं करनी है, इन्हें बैलेंस में रिपीट करना है। तो ये आइटम जैसे थे वैसे ही पड़े रहेंगे, ये बैलेंस में जैसे रिपीट हो रहे थे वैसे रिपीट होंगे, नजर आएंगे, क्योंकि बांटा नहीं है ना तुमने। लेकिन होगा क्या, इससे एक बवाल तो मचेगा कि भैया जो जर्नल रिजर्व है ना, ये पुराना प्रॉफिट है, टेक्निकली ये 1 लाख का जो प्रॉफिट है वो पुराने पार्टनर का बनता है, पुराने रेशियो में बढ़ना चाहिए। ऐसे ही ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ना, पुराना प्रॉफिट है, ये बढ़ना चाहिए, पर बढ़ा नहीं है, बांटी तो मना कर दिया। और ऐसे ही अगर पुराना प्रॉफिट बांट रहे हो, तो पुराना खर्चा, पुराना लॉस भी बढ़ना चाहिए पुराने पार्टनर में, 30,000 का, बट वो मना कर दिया बांटने से। अब ना बांटने से क्या होगा, ना बांटने से क्या होगा, ये 90,000 का प्रॉफिट नेट बट रहा था पार्टनर्स में, जो बटा नहीं क्योंकि मना कर दिया गया। अब ना बटने से क्या होगा, जो चीज बटनी थी ए वी आर में, 3 2 1 में, 15 से 45, 15 दूनी 30, और 15 एकम 15, इस तरीके से जो बटनी थी, राज के जाने के बाद अगर वो नहीं बटी, तो आगे जाके फ्यूचर में कहीं बटने लगी, तो बढ़ जाएगी 3 और 2 के रेशियो में, और 3 और 2 का मतलब हुआ 90,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 3। क्या होगा, अंजन कर गया गेन 9,000 का, विवेक भी कर गया गेन 6,000 का, और राज कर जाएगा बेचारा सेक्रीफाइस, क्योंकि राज को उसका शेयर मिला नहीं। मतलब जो चीज बटनी थी ओल्ड में, वो ना बांटने से फ्यूचर बटेगी न्यू रेशियो में, तो कोई करेगा गेन बिना बात की, कोई करेगा सेक्रीफाइस बिना बात की। तो सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाले से क्या मांगेगा, सेक्रीफाइसिंग वाले गेनिंग वाले से क्या मांगेगा, पैसा। तो राज अंजन और विवेक से पैसा मांगेगा। पैसा देने के कितने तरीके थे याद है, 3, बोलो कौन कौन सा, पहला बोलो प्राइवेटली पेमेंट, कौन सा, प्राइवेटली पेमेंट, अगर बाहर की बाहर पैसा दे देंगे ए और बी आर को, तो कोई एंट्री नहीं बनेगी। दूसरा तरीका क्या था, कैश या काइंड, ब्रॉट बाय, ब्रॉट बाय गेनिंग पार्टनर, मतलब गेनिंग पार्टनर पैसा लेके आ रहा है, गेनिंग पार्टनर, तो एंट्री क्या होगी, कैश है तो कैश, या चेक के थ्रू पैसा ला रहे हैं तो बैंक,
या कोई एसेट ला रहे हो तो एसेट, जो भी आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? राज के लिए आ रहा है, टू राज कैपिटल। कितना? 15,000 रुपया, 15 15। और लेकिन अगर मना कर दिया कि नहीं ला रहे पैसा, कर ले, क्या करेगा? तो भैया आपको तो पता है G2S की एंट्री क्या लग जाएगी? एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? G2S की एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। क्या होगा? ए की कैपिटल कम कर दो, वी की कम कर दो, कैपिटल होती है क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट, और राशि बढ़ा दो, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट, राशि बढ़ा दो 15 से, और ये दोनों अपनी कम कर देंगे, एक 9 से और एक 6 से। क्लियर है? ये पूरा ट्रीटमेंट, पुराना वाला ट्रीटमेंट है। कोई दिक्कत है, परेशानी है तो पूछ लो, और तुरंत पूछ लो। हाँ जी बेटा, मैंने वही सारी बातें आपकी नोट्स के अंदर भी लिखी हैं। क्या लिखी हैं बेटा? देखो, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट पासिंग राइट ऑफ एंट्री, तो बेटा मैंने बोला कि लाइबिलिटी साइड का जो भी आइटम है ओल्ड रेशियो में बांट दो, GR, WCR, IFR, PNL, जो भी आइटम है बांट दो बिटवीन पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ये कर रहे थे। और एसेट साइड का जो भी आइटम है, PNL है, ये डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा है, DRE का मतलब है डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा, उन्हें क्रेडिट कर दो और पार्टनर्स को डेबिट कर दो, यही करा था। ट्रीटमेंट नंबर 2 क्या है? अगर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, मना कर दिया बांटने से, तो क्या करते थे? या तो प्राइवेटली पेमेंट, या पैसा लेके आओ। क्लियर है ये नहीं है? या फिर इफ गेनिंग पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम और पार्टली और फुली पास एडजस्टमेंट G2S, या फिर G2S की एंट्री लगवाओ, ये बोला हुआ। अगर बंदा पैसा लेके नहीं आ रहा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एनी प्रॉफिट और डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा, देन इन सच केस ऑलवेज प्रेफर ट्रीटमेंट नंबर 1। कह रहे हैं कि अगर सामने वाला बंदा पैसा लेके नहीं आ रहा, मना कर रहा है कि मैं नहीं ला रहा, ठीक है ना, सॉरी, अगर क्वेश्चन में ना बताया गया हो कि क्या ट्रीटमेंट फॉलो करना है, कि बांटना है नहीं बांटना है, तो कह रहे ट्रीटमेंट नंबर 1 हमेशा बांटो बाय गिविंग सिंपल अजम्पशन इन द क्वेश्चन। सीधा सिंपल अजम्पशन दो कि भैया हम बांट रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, सीधा बांट दो जैसा आप करते थे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिजर्व, बता दिया मैंने। और दूसरा देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, नोट 3। क्या लिखा है? ये नोट 1 है, नोट 3। Machine replacement fund is like machine replacement fund is like accumulated depreciation account, so that it should not be distributed between the partner। कुल मिला के कई बार आपको अगर मशीन रिप्लेसमेंट फंड मिल जाए तो ये बात समझ लेना, ये एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है। इसे रिजर्व मान के बांट मत देना, मतलब मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड भी बढ़ता नहीं है, क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट किया जाता है, बस। और देखो, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट नंबर 2, ट्रीटमेंट नंबर 2 के लिए वर्किंग नोट क्या बनता है? ये देखो क्या लगा रहा है, आइडेंटिफाई सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग एंड देयर अमाउंट, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है और गेनिंग पार्टनर कौन है, और उनकी अमाउंट क्या क्या है। पहले पार्टनर ओल्ड में, फिर पार्टनर न्यू में, कोई करेगा गेन, कोई करेगा सेक्रीफाइस, बात खत्म। और देखो मैंने लिखा भी है कि अगर तुम प्रॉफिट को बांट रहे हो, मतलब अगर तुम्हारा प्रॉफिट वाला आइटम ज्यादा है, अगर तुम ओल्ड और न्यू में प्रॉफिट को बांट रहे हो, तो अगर बढ़ेगा तो वो गेन है, मतलब अगर अमाउंट बढ़ रही होगी, जैसे यहाँ पर ए और बी की अमाउंट बढ़ रही थी तो वो गेन था, और घटेगी तो सेक्रीफाइस था, जैसे राज की घट रही थी। लेकिन अगर मान के चलो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये जो तुमने प्रॉफिट है ना, यहाँ प्रॉफिट ना होगी क्या होता है? लॉस होता। तो मामला उल्टा हो जाता, गेन वाला सेक्रीफाइस करता, सेक्रीफाइसिंग वाला गेन करता। ये बात मैंने आपको पहले भी प्रूफ करी थी कि अगर बढ़ेगा तो सेक्रीफाइस और घटेगा तो गेन, उल्टा होता है। इन चीजों को ध्यान में रखना। फिर बेटा मैंने स्पेस दे रखा केस स्टडी के लिए, और वो केस स्टडी मैंने आपको वन नोट पे करके दिखाई है। ये केस स्टडी उठा के आप अपनी बुक में लिख सकते हो, बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है बुक्स के अंदर। Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.